हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 18वीं लोकसभा से रिलेटेड। इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी की फैक्ट्स है 18वीं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें की फैक्ट्स ग्रुप में देखेंगे जैसे इस चुनाव का घोषणा कब हुआ और इसका रिजल्ट्स क्या रहा, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, विपक्ष में कौन सबसे ज़्यादा सीट लाया और सबसे ज़्यादा नोटा वोटों का प्रतिशत क्या है, सबसे ज़्यादा नोटा वोट किस राज्य में आए, किस स्टेट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नोटा वोट आए वगैरह। मतलब इसी प्रकार के की पॉइंट्स को चर्चा करेंगे जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, पहला फैक्ट्स है, चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही उसी दिन आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू हो गई। एमसीसी यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यानी चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को इस चुनाव की घोषणा किया था। ठीक है, चुनाव 7 चरणों में कराने की घोषणा की गई। क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी रहा है कि 7 चरणों में वो लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, जिसके लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुआ। मतों की गिनती 4 जून 2024 को संपन्न हुई। ठीक है, चलिए, चुनाव आयोग के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव में कुल 65.79% मतदान हुआ, जो 2019 के चुनाव में 67% था। मतलब 2019 में टोटल वोटिंग हुआ था 67% और 2024 में हुआ है 65.79%। मतलब 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ। ठीक है, अगला फैक्ट है, 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अधिक 8,360 उम्मीदवार, मतलब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतलब उम्मीदवारों की संख्या थी 8,360। ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए, और अब 18वीं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने सीट आए उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा रही जिसको 240 सीट मिली। उसके बाद कांग्रेस रही 99 सीट पे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी 37। ये मतलब मुख्य पार्टियां हो गई। अब हम लोग थोड़ा बिहार में चलते हैं, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जदयू 12 सीट आई बिहार में, और बिहार में भाजपा को भी 12 सीट आया था। ठीक है, बिहार में भाजपा को भी 12 सीट आई। लोजपा जो रामविलास की पार्टी है उसकी 5 सीट आई। राजद की 4 सीट आई। ठीक है, और हम ये भी बिहार से पार्टी बिलोंग करती है, उसकी 1 सीट आई। मतलब टोटल 543 में 91 निर्दलीय रहे और 240 भाजपा, 99 कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 37 से जोड़ के मतलब टोटल 543 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ की पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन के आई। ठीक है, और मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं। ठीक है, इस बार। चलिए, और कुछ फैक्ट्स हैं। हाँ, यही मतलब 18वीं लोकसभा में भाजपा 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है, और गठबंधन के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए गठबंधन जिसका अगुवाई भाजपा कर रही थी उसे टोटल 293 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी उसे 234 सीटें मिली। ठीक है, और अन्य के खाते में 16 गया है। ठीक है, यहाँ पे एनडीए और इंडिया का फुल फॉर्म दिया। एनडीए का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इंडिया का फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। अभी अभी जो इंडिया गठबंधन बनी है कुछ एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब तक जितने भी फुल फॉर्म पूछेंगे इंग्लिश में पूछे गए हैं, तो ये हिंदी में दिया है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, कुछ और फैक्ट्स है। हाँ, अब देखिए, बिहार स्पेशल बिहार का भी दे दिया है यहाँ पे। बिहार से लोकसभा सीटें कितने हैं, मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे 17th बीपीएससी आने वाला है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, भाजपा को 12 सीट आई, जदयू 12, लोजपा 5, राजद 4, हम 1, कांग्रेस 3, सीपीआई-एमएल का 2 आया, और एक निर्दलीय जीते हैं राजेश रंजन यानी पप्पू यादव पूर्णिया से। टोटल 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार से, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान करने वाले राज्य। ठीक है, तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि इस बार लोकसभा में सबसे अधिक मतदान किस राज्य में हुआ।
तो उसका आंसर होगा लक्षद्वीप। उसके बाद असम में 81% मतदान हुआ। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। 56.19%, मतलब बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है इस बार। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मिजोरम सबसे कम मतदान वाले राज्य थे। मतलब शीर्ष राज्य जो भी है, शीर्ष सबसे अधिक मतदान वाले राज्य हो गया शीर्ष 2 लक्षद्वीप और असम। और सबसे कम मतदान वाले शीर्ष 3 राज्य हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जीत का मार्जिन क्या रहा और सबसे कम जीत का मार्जिन क्या रहा, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है ये सब, ठीक है। देखिए सबसे अधिक जीत का मार्जिन रहा इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर लोकसभा सीट से, जो शंकर लाल वानी जो भाजपा के कैंडिडेट थे वो 11,72,000 वोटों से जीत हासिल किए थे, ठीक है। और दूसरा स्थान मैंने संजय नाम है उनका रहा जो बीएसपी पार्टी से थे। मतलब इन्होंने संजय को हराया 11,72,000 वोटों से, ठीक है। जीत का अंतर इतना रहा। उसके बाद रकीबुल हुसैन जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, इनका सीट था धुबरी, असम से। इनका जीत का मार्जिन था 10,12,000, मतलब इन्होंने 10,12,000 वोटों से जीत हासिल किया। मतलब सबसे अधिक वोटों का मतलब जीत का मार्जिन रहा शंकर लालवानी का जो 11,72,000 वोट से जीते, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है शिवराज सिंह चौहान भाजपा जो विदिशा सीट से खड़े थे, मतलब उन्होंने 8,21,000 वोट से जीत हासिल किया, ठीक है। और न्यूनतम जीत, ये तो हो गया ऊपर जो हम लोग ने देखा, ये तो सबसे अधिक वोटों का जीत का मार्जिन रहा। न्यूनतम जीत का अंतर है रविंद्र दत्ताकर वाइकर शिवसेना से हैं, ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल गजानन कीर्तिकर जो शिवसेना यूबीटी से खड़े थे को मात्र 48 वोट से हराया। मतलब सबसे कम वोट का अंतर रहा, जीत का अंतर वो 48 वोट का रहा। और सबसे अधिक जो वोट जीतने का मार्जिन रहा वोटों का वो था 11,72,000 का। और सबसे कम वोट से जीते थे शिवसेना के रविंद्र दत्ताकर वाइकर, ठीक है। ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले इम्पोर्टेंट नोट पे आ जाते हैं। जैसे अब जैसे नोटा विकल्प जनता चुनती है। जैसे मान लो किसी लोकसभा सीट पे, किसी भी सीट पे मतलब 5-6 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, उन सभी उम्मीदवारों में जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया तब वो नोटा का प्रयोग करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हमें ये मतलब इस सीट पे कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा, तो वो नोटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा 2,18,674 वोटों के साथ सबसे अधिक नोटा वोटों का रिकॉर्ड बना। मतलब इस बार नोटा वोटों की संख्या था 2,18,674, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और सर्वाधिक नोटा वोट मतलब सबसे अधिक नोटा वोट का प्रयोग करने वाला राज्य था बिहार। मतलब बिहार में जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उन सब में मतलब पूरा देश में जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उसमें बिहार वाले जो मतलब जनता थी उनको अपना कैंडिडेट पसंद नहीं आया। मतलब सबसे ज़्यादा नोटा वोट का प्रयोग हुआ बिहार में, टॉप पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। आपको एक ही राज्य याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नोटा वोट का प्रयोग हुआ है बिहार में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार पूरे भारत में नोटा वोटों की प्रतिशत के बारे में पूछेगा तो 0.99% रहा। यह 2019 में दर्ज 1.06% से 0.07% कम है। मतलब नोटा वोट का परसेंटेज में 2019 से कम है, ठीक है, परसेंटेज के मामले में, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक नोटा वोट का प्रयोग इस बार हुआ है लेकिन परसेंटेज के मामले में कम है। अच्छा, पूर्वोत्तर में नोटा वोट 2019 में औसतन 0.71% से बढ़कर 2024 में 0.81% हो गया। मतलब 2019 में जो पूर्वोत्तर में नोटा वोट का परसेंटेज था वो इस बार बढ़ गया, ठीक है। चलिए श्री मुकेश दलाल जो भाजपा कैंडिडेट हैं सूरत निर्वाचन क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार हैं जिन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार सहित अन्य सभी उम्मीदवारों ने दौड़ से नाम वापस ले लिया था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्विरोध मतलब विजय घोषित कर दिया गया। तो नाम है उनका मुकेश दलाल और इस सूरत निर्वाचन क्षेत्र से खड़े थे, ठीक है, सूरत निर्वाचन क्षेत्र
कहाँ पड़ता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भाजपा कैंडिडेट थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे युवा लोकसभा सदस्य कौन थे, कौन इस बार बने हैं। तो पुष्पेंद्र सरोज, निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से सबसे युवा मतलब है, ठीक है। ये सबसे कम उम्र के हैं। और सबसे बुजुर्ग लोकसभा सदस्य बने हैं डीएमके पार्टी के टीएम बालू। किस सीट से खड़ी थे, तो श्री पेरबंदूर निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। तो सबसे युवा सदस्य थे एसपी के, देखिए सबसे युवा सदस्य थे एसपी के पुष्पेंद्र सरोज, और कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र रहा इनका, ठीक है। सबसे युवा मैंने सबसे कम उम्र के हैं। और सबसे बुजुर्ग जो थे डीएमके पार्टी के टीएम बालू, इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा श्री पेरबंदूर, ठीक है। ये दोनों सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति जो सदस्य चुन के आए उनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अब महिलाओं की संख्या के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि 18वीं लोकसभा में इनका स्थिति क्या रहा। तो 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 77 थी। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया जा सकता है 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न, और 4 ऑप्शन रहता है, उसी चारों में 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें पूछ देगा, ठीक है। ऐसा मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 77 थी। इस बार लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या में गिरावट के बावजूद तृणमूल कांग्रेस में सबसे ज़्यादा 38% महिला सांसद हैं, ठीक है। मतलब तृणमूल कांग्रेस से जितने भी सांसद का निर्वाचन हुआ इस बार चुनकर आए हैं, उनमें 38% महिलाओं की भागीदारी है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। बिहार में संसद के निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2019 में 3 से बढ़कर 18वीं लोकसभा में 5 हो गया, ठीक है। मतलब बिहार में टोटल 5 महिला, बिहार से 5 महिला चुन के आई हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार एग्जाम से रिलेटेड। चलिए 18वीं लोकसभा में बिहार से महिला सांसद, लोकसभा में बिहार से 5 महिला सांसद चुनी गई। हम लोग ने ऊपर देखा, नाम है उनका शांभवी चौधरी, बीना देवी, मीसा भारती, लवली आनंद, विजय लक्ष्मी कुशवाहा। आप लोग कमेंट करिएगा ये सभी कौन से किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, ठीक है। और मतलब अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किनका क्या पोर्टफोलियो मिला है हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। इनका मंत्रालय है, प्रधानमंत्री तो हैं ही, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय मिला है। मतलब अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास रहता है। और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए वो मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास रहता है, ठीक है। राजनाथ सिंह जी, लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र इनका है, इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह जी, गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र है इनका, इनको गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमन, ये राज्यसभा से चुनकर आई हैं और ये वित्त मंत्री हैं, ठीक है। और निगमित मामलों का भी निपटारा इन्हीं को करना पड़ता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये राज्यसभा से चुन के आए हैं, इन्होंने विदेश मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए हैं, इन्होंने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुन के आए हैं, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। जगत प्रसाद नड्डा, ये राज्यसभा से चुन के आए हैं, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। मतलब केंद्रीय मंत्रियों के जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसका एक मतलब पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसलिए इसमें राज्यसभा से जो चुन के आए उनका भी नाम दिया गया है, ठीक है। पीयूष गोयल हैं, वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उनका। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय उनको मिला है, ठीक है। उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर खट्टर, अश्विनी वैभव, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं जो श्रम रोजगार मंत्रालय, ठीक है। अश्विनी वैभव को रेल मंत्रालय दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 बीपीएससी के लिए आ सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार से कौन कौन मंत्री रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री भी हम लोग देखेंगे और बिहार से जो राज्य मंत्री हैं उनका भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 17 बीपीएससी में आपको बिहार से फोकस ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। चलिए कैबिनेट मंत्री हम लोग देख लेते हैं। गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इनको वस्त्र मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। ये बेगूसराय से चुन कर गए हैं।
जितेंद्र मांझी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के सदस्य हैं, मना इनकी पार्टी का नाम भारत हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है। इनको एमएसएमई का मंत्रालय दिया गया है, एक गया से चुनकर आई हैं, ठीक है, आए हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये जदयू के पार्टी से इनका बिलोंग करते हैं। इनका मंत्रालय है पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ये मुंगेर से चुन के आए हैं। चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ये लोक जनशक्ति पार्टी इनका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इनके पिताजी भी जब केंद्रीय मंत्री बनते थे तो यही मंत्रालय उनको मिलता था, तो ये हाजीपुर से चुन के आए हैं, ठीक है। अब राज्य मंत्री को देख लेते हैं। रामनाथ ठाकुर जो जदयू के हैं, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको मिला है, ये राज्यसभा से चुन के आए हैं। नित्यानंद राय भाजपा के सदस्य गृह मंत्रालय हैं। राजभूषण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जल शक्ति मंत्रालय। सतीश चंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोयला खनन राज्य मंत्री। तो ये पूछा जा सकता है क्या कि कैबिनेट मंत्री जो इस साल बिहार से कुल कितने कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मतलब कैबिनेट मंत्री कितने सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, तो टोटल 4 सदस्य हैं, ठीक है। तो आप पार्टी वाइज भी याद रख सकते हैं, एक भाजपा से हैं, एक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से हैं, एक जदयू से हैं, एक लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। मान लो टोटल मंत्रियों की संख्या पूछेगा तो 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं, टोटल 8, ठीक है। चलिए कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, 2 3 4। नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से शुरू हुआ, पूछा जा सकता है, ठीक है। भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप याद रखिएगा, भर्तृहरि महताब, ठीक है। और ओम बिरला 26 जून 2024 को पुनः 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, मतलब इससे 17वीं का भी लोकसभा अध्यक्ष वही थे और इस बार भी वही चुने गए। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए, मतलब इनको एलओपी कहा जाता है, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। हालांकि राहुल गांधी 2 लोकसभा से चुन के आए, लेकिन उन्होंने जो वायनाड सीट है उन्होंने छोड़ दी थी, इसलिए उन्होंने रायबरेली यहाँ से लिखा गया, ठीक है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी एलओपी के हैं, मतलब 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। आगे देख लेंगे, राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति से निचले सदन में 2014 से 10 वर्षों तक किसी आधिकारिक विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति समाप्त हो गई। मतलब इससे पहले जो 10 वर्ष, मतलब 14 से लेकर 24 तक मतलब कोई भी एलओपी नहीं बन पाया था, क्योंकि एलओपी बनने के लिए जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उसका 10% सीट आना अनिवार्य होता है। तो इससे पहले 2014 में भी और 2019 में भी किसी भी पार्टी को कम से कम 54 सीटें नहीं आई थी, तो एलओपी का पद खाली था। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं, इसलिए राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है, आप एक बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख के, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण 1-2 नंबर का सवाल इससे आ जा सकता है, जैसे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे, एलओपी के नेता कौन है, ठीक है। बिहार से कितने मंत्री चुनाव में हैं, मतलब कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों को चुनाव जीता है, मतलब बिहार से कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जितने भी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मतलब जैसे यूक्रेन से, मतलब जितने भी घटनाएं घट रही है बाहर में, उससे अनुसार जितने भी मतलब भारतीय जहाँ जिस कंट्री में रहते हैं उनको मतलब लाने के लिए या उनको बचाने के लिए जो मतलब किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर आप 2 से 3 बार देखिए, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का सवाल बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।